हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसका ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे थे। अब इस पार्ट में हम लोग भी 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। हमारा तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। स्केलेटन सिस्टम यानी जो हमारे हड्डियों का ढांचा है, पूरा हड्डियों का जो एक सिस्टम है वो क्या काम करता है। बहुत सारे काम हैं, तो यहाँ पे कुछ मैंने भी उसके फंक्शंस लिखे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इसका नहीं है। तो अब एक है इसमें स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, तो यानी जो हड्डियाँ हमारी होती हैं उनका एक काम क्या होता है, वो मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। मिनरल्स जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सब क्या है, ये मिनरल्स हैं। तो इनको स्टोर कौन करता है, इनको स्टोर करने का काम बोन करते हैं, हमारे हड्डियां करती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं, जो स्केलेटन्स मसल यानी हड्डियां जो हमारी, ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनको हिफाजत करते हैं, उनको बचाते हैं हार्ट से, इंजरी से। कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है और बहुत डेलिकेटेड यानी बहुत नाजुक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। अगर इनको चोट लग जाए तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो इनको एक हड्डियों का पूरा एक क्या बना दिया गया है। पीछे भी हमारी रिब्स की हड्डियां हैं, आगे भी हड्डियां हैं, चारों तरफ से इसको बोलते हैं रिब्स कैज। तो उसको क्या किया, पूरे चारों तरफ से उसको घेर रखा है, अंदर पैक कर रखा है। तो ये क्या करती हैं हमारी हड्डियां, ये प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं किसका, ऑर्गन्स का। तीसरा इनका काम क्या, मोमेंट। हम लोग चलते हैं तो उसमें भी ये क्या करते हैं, मोमेंट में हमारा काम करते हैं, यानी आगे पीछे हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये मोमेंट में भी क्या करते हैं, हमारा मूवमेंट में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये इनके फंक्शन से, और भी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर पूछे तो आप 3 ये कम से कम लिख दीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो आंसर क्या है, डी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये क्या है, इसका फंक्शन नहीं है, बल्कि सेल का फंक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी बोन्स आर इन स्कल। ये कह रहा है जो हमारी खोपड़ी है उसमें कितने बोन्स होते हैं। मैं एक बात बता दूं कि जो स्कल बोला जाता है तो सिर्फ उसमें हमारा सर यानी हेड नहीं लिया जाता है, बल्कि उसमें स्कल में हमारे फेस भी आते हैं, हमारे ईयर्स भी हैं। ठीक है, और हमारे गले की एक हड्डी भी आ जाती है उसमें। तो अब इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो कितने होते हैं हड्डियां हमारी मतलब स्कल में। तो 28 नहीं, 30 नहीं, 22 नहीं, बल्कि क्या है 29, 22 हड्डियां हमारी किस में होती है, फेस और हमारे हेड में। अब हमारे हेड जो होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें होती हैं 8। ठीक है, और जो हमारा फेस होता है उसके अंदर हड्डियां होती हैं कितनी, 6। हमारा जो फेस होता है उसमें हड्डियां होती हैं 14। उसमें कितनी होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं, और हमारे हेड के अंदर होती हैं 8 हड्डियां। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाते हैं 22। फिर हमारे जो ईयर है, हमारा जो कान है, उसके अंदर होती हैं 6 हड्डियां। ठीक है, यानी 2 कान हैं तो 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में। तो इस तरीके से क्या है, 3 पेयर्स में होती हैं, यानी 6 हड्डियां होती हैं। और एक होता है हमारे गले के अंदर एक हड्डी होती है जिसको हायोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायोइड। तो इस तरीके से टोटली मिला के कितनी हो जाती हैं, 29 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नंबर ऑफ बोन इन अ सिंगल हैंड इज। यहाँ बोन की जगह पे आप लीजिए द नंबर ऑफ फैलेंजेस। क्या है, द नंबर ऑफ फैलेंजेस इन अ सिंगल हैंड इज। जो हमारी हड्डियों, जो हमारे एक हाथ के अंदर कितनी उंगलियां होती हैं। ठीक है, फैलेंजेस से क्या होता है, माना जाता है उंगलियां। अब उंगलियों से क्या माना जाता है, तो जितने इसमें हड्डी अलग अलग पोरे होते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे एक हड्डी में हमारे 3 अलग अलग टुकड़े हैं, 3 अलग अलग पार्ट हैं छोटे छोटे से एक उंगली के अंदर। तो ये तीनों को हम लोग क्या मानते हैं, इसमें एक फैलेंजेस मानते हैं, यानी एक उंगली मानते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक हाथ के अंदर कितने हो जाएंगे, 5 तिहाई 15। लेकिन जो अंगूठा होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही हड्डी होती है,
4 हड्डी, हर एक में जो 4 उंगलियां हमारी हैं, छोटी वाली, फिर उसके पास वाली, फिर उसके पास वाली, उन चारों में तो क्या है, हर एक में 3-3 हड्डियां होती हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उन चारों में कितनी होगी, 12 फेलेंजेस हो गई। ठीक। और जो अंगूठा होता है जिसको हम लोग थंब बोलते हैं, उसके अंदर 2 हड्डियां होती हैं। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो गई, 14। एक हमारे सिंगल हैंड के अंदर कितनी फेलेंजेस हो गई, 14 हो गई। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 14। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हम ह्यूमन बॉडी यानी जो इंसान लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनकी बॉडी के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो क्या है, फीमर, जिसको हम लोग जांघ बोलते हैं, हिंदी में जांघ या रान बोला जाता है। तो ये वाली हड्डी होती है जो वो सबसे बड़ी होती है, यानी हमारे घुटने से ऊपर की जो हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। बड़ी मतलब लंबी। विच ऑफ दीज नॉट अ बोन ऑफ ईयर, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कान की हड्डी नहीं है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे कान में जो 3 हड्डियाँ होती हैं वो याद हो जाएंगी। एक मेलस, क्या है, मेलियस भी बोलते हैं और मेलस भी बोलते हैं, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेप्स। ये तीनों हड्डियाँ क्या हमारे कान के अंदर, ईयर के अंदर पाई जाती हैं। स्टेप क्या है, ये सबसे छोटी हड्डी है हमारे बॉडी की। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और जो हायोइड है ये हमारे गले के अंदर एक हड्डी होती है, पाई जाती है, जिसको हायोइड बोलते हैं। जो फांसी वगैरह जो भी लगाता है तो वो यही हड्डी टूट जाती है उसकी, फिर उसके बाद उसकी नसें दब जाती हैं और फिर वो क्या होता है, मर जाता है आदमी। और जैसे जब चेक किया जाता है कि इसने फांसी लगाई है कि नहीं लगाई है, तो इसी हड्डी को चेक करते हैं डॉक्टर्स लोग या जो भी चेक करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन अ नॉर्मल एडल्ट इज़। ये कह रहे हैं कि जो एरिथ्रोसाइट होता है वो कितने होते हैं उनके नंबर में, यानी कि 10, 20, 50 ये नंबर होते हैं। तो मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी होती है एरिथ्रोसाइट। अब एरिथ्रोसाइट क्या है, आपको याद होगा कि एरिथ्रोसाइट होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। तो नॉर्मल एक आदमी है उसके अंदर कितना होना चाहिए, तो ये होती है 5 से 5.5 मिलियन mm क्यूब। ठीक है, ऑफ ब्लड इन मेल, यानी एक मर्द है तो उसके अंदर कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन नॉर्मली। और अगर फीमेल है तो उसके अंदर 4.5 से 5 मिलियन mm³ इन वुमेन ऑफ ब्लड। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, बोथ B एंड C, B और C दोनों ठीक है, क्योंकि एडल्ट में मेल भी आते हैं और फीमेल भी आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन अ नॉर्मल एडल्ट। ये कह रहे हैं जो ल्यूकोसाइट है वो नॉर्मल कितना होता है एडल्ट्स के अंदर, यानी एडल्ट में मर्द भी आ जाएंगे और औरतें भी आ जाएंगी, मेल और फीमेल दोनों, जो बालिग हो चुके हैं, जो बड़े हो चुके हैं। ठीक है। तो ल्यूकोसाइट क्या होता है, तो WBC को हम लोग क्या ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो कितना होता है, तो आंसर हमारा A है। क्या है हमारा आंसर, ये, यानी 6000 to 10,000, यानी 6000 से 10,000 के बीच में mm³ में ये होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन अ नॉर्मल एडल्ट इज़। ये कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स के नंबर कितने होते हैं, यानी काउंट करें उनको तो कितना होना चाहिए एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर। एक बात बता दूं मैं, जो ये एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट यानी जो WBC हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ठीक है ना। जो WBC हैं और प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो इनकी जो इनके काउंट्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं। तो कितना है, 3 से 4 लाख, 3 to 4 lakhs mm/mm³। ठीक है, ये होते हैं 3 से 4.5 लाख के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34 है, काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ एडल्ट नॉर्मली। कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मली एक एडल्ट के अंदर, यानी जो बालिग आदमी है, मर्द या औरत है, वो मेल या फीमेल, तो उसके अंदर कितना होता है इसका काउंट नॉर्मली। तो ये कि इन मेल के अंदर कितना होता है, 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml है तो उसके अंदर कितना होगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और फीमेल में होता है 14 ग्राम पर 100 ml में। ये एक एवरेज है। ठीक है ना। ये हो सकता है कि मतलब 15 है तो ये 12 से लेके 15 के बीच में हो। ठीक है, या 12 से लेके 18 के बीच में। ऐसे ये 14 है तो ये हो सकता है कि 10 से लेके
17 के बीच में हो, लेकिन ये एवरेज मतलब ये होता है कि 15 mg कितना होता है नॉर्मल मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कितना होता है 40 mg पर 100 ml। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड। अब ब्लड बन रहा है, ब्लड बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो हिमेटोलॉजी नहीं, हिमेटोलॉजी तो बोलते हैं कि ब्लड के बारे में स्टडी करने को। एरिथ्रोपोइसिस नहीं, एरिथ्रोपोइसिस तो बोलते हैं हम लोग कि अगर एरिथ्रोसाइट बन रहा है, ठीक है, अगर सिर्फ एरिथ्रोसाइट बन रहा है तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोपोइस। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी अगर की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोपोइसिस क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। लेकिन अगर ब्लड हम कहें कि ब्लड बन रहा है तो उसको बोलेंगे हीमोपोइसिस। क्या बोलेंगे, हीमोपोइसिस। ये बोलते हैं ब्लड के फॉर्मेशन को। और अगर सिर्फ हम लोग आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करें तो बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। ऐसे ही अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की बात करें तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस। और अगर प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है इसमें, सी, हीमोपोइसिस। ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ डिसीज इन विच ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस इज डिस्टर्ब इज कॉल्ड। ये कह रहे कि एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, ब्लड क्लोटिंग सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ल्यूकेमिया नहीं, ल्यूकेमिया नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। और इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं, यानी शाही बीमारी। अब आप लोगों को अगर पता हो तो ये बताइए कि इसको शाही बीमारी क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसको शाही बीमारी क्यों बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बीमारी को हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज, हमको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसको शाही बीमारी या रॉयल डिसीज़ क्यों कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसमें कि ऐसी बीमारी जिसमें कि ब्लड क्लोटिंग सिस्टम के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे कट गया तो अब ब्लड क्या हो रहा है, जल्दी से वहाँ पे रुक नहीं रहा है, ब्लड जम नहीं रहा है, उसकी क्लोटिंग नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे कि इसका जो ब्लड क्लोटिंग सिस्टम वो डिस्टर्ब हो गया है, तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया बोलते हैं कि जब हमारे WBC बहुत ज़्यादा काउंट में हो जाते हैं, मान लीजिए होना चाहिए 10 से 15, मतलब 6 से 10, 12, 15 हो गए, लेकिन पता चल रहा है कि 50,000 हो गए, तो क्या होगा, ये आपस में ही एक दूसरे को काटने खाने लगेंगे, वो उसको मारेगा, उसको मारेगा, तो एक तरीके का कैंसर हो जाता है। तो ल्यूकेमिया बोलते हैं हम लोग जब WBC की काउंट बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ये एक तरीके का ब्लड कैंसर है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं कि जब थ्रोम्बोसाइट क्या हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसाइट बढ़ गया, यानी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उसको भी, ये भी एक तरह का ब्लड कैंसर है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं जब RBCs बहुत ज़्यादा काउंट में बढ़ जाएं, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मान लो 5 मिलियन है तो वो हो गया 20 मिलियन, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, नॉर्मल उनके क्या है, जो ग्रोथ बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, वो बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसाइथेमिया, यानी कि RBC कैंसर की वजह से जो कैंसर होता है, RBC बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये भी एक तरीके का कैंसर है, तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्लड क्लोटिंग इज नोन एज ऑल्सो। अगर एक ब्लड क्लोटिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हमारा बी, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। अगर है कि जो ब्लड की स्टडी, यानी ब्लड के बारे में जब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। अब ये ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्कोलॉजी जब हम लोग कैंसर के बारे में कोई डिटेल से पढ़ाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर इज नॉन एज ऑन्कोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जब हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। न्यूरोलॉजी जब न्यूरॉन के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन के बारे में, यानी जो हमारा ब्रेन वाला सिस्टम है वो क्या होता है, न्यूरॉन पे ही डिपेंड होता है, यानी जो ब्रेन के जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूरॉन होते हैं, तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और जो इसका माहिर होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, यानी जो इसका डॉक्टर है उसको बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ऐसे ही दूसरों में भी लगा के हम लोग जिस्ट लगा के बना सकते हैं।
IST लगा दीजिए तो उसका माहिर हो जाएगा। वाट क्वेश्चन नंबर 39 है, वाट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ये कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा केमिकल है जो ब्लड को हमारे वेसल्स के अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं ब्लड क्लोट हो जाते हैं, तो कौन रोकता है उसको, कौन सा केमिकल रोकता है। जैसे मान लीजिए कट गया, ब्लड बाहर आता है तो क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड जमने लगता है। तो हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो वहाँ पे क्यों नहीं जमता है, कौन सा केमिकल उसको जमने से रोकता है। तो आंसर हमारा क्या है, हिपेरिन। हिपेरिन सी जो है हमारा आंसर हिपेरिन, ये हमारे लीवर इसका बनाता है और ये हमारे ब्लड के अंदर रहता है। अगर ये ना हो तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड क्या हो, जम जाए। ठीक है, तो सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, फाइब्रिनोजिन क्या है, एक तरीके का क्लोटिंग फैक्टर है ये भी। और रेनिन क्या होता है, ये प्रोटीन को, जो हमारा कैसिन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, उसको जो डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन का काम करता है, होता है रेनिन। ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, हिपेरिन। हिपेरिन वो केमिकल है, वो एक सब्सटेंस है जो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है इनसाइड ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिम्फ इज अ विच फ्लो इन लिम्फेटिक वेसल्स। कह रहे हैं कि लिम्फ क्या है इनमें से, तो ब्लड है, लिम्फ ब्लड नहीं है। लिम्फ इज़ अ फ्लूइड यानी एक लिक्विड चीज़ है जो कि हमारे लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं उसके अंदर वो क्या करता है, फ्लो करता है, बहता रहता है। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं इस पर बात कर लूँ, चूँकि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम मतलब डिस्कस किया जाता है। लिम्फ क्या होते हैं, जैसे हमारा जब ब्लड फ्लो करता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसी में से ये छन के कुछ चले जाते हैं हमारे टिश्यूज़ के पास, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसी में से छन के ये चले जाते हैं। ये पार्टिकल में छोटा साइज़ होता है तो ये छन के उधर चला जाता है। ये होता है एक तरीके लिम्फोसाइट। ये WBC जो होते हैं ल्यूकोसाइट, उसी का एक पार्ट होता है, समझ लीजिए लिम्फोसाइट। तो वो चला जाता है उधर। अब इनके कई सारे फंक्शन हैं। ठीक है, ये निकल गया तो इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्लड जो हमारा होता है वो हर सेल के पास नहीं पहुंच पाता है। मान लीजिए वो एक जगह तक गया, वहाँ पे कैपिलरीज ख़त्म हो गई, उसके बाद आगे कौन लेके जाता है न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, तो वो होता है लिम्फ। ठीक है, ये फ्लूइड जो होता है लिम्फ वाला वो आगे ट्रांसपोर्ट करता है हर सेल के पास न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को। और भी इसके काम हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फैट को जो एब्जॉर्प्शन करता है वो कौन करता है, फ्लूइड करता है, इसको एब्जॉर्ब करके ले आके ब्लड में मिलाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम चलता है। जैसे कि हमारे लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड उसमें सर्कुलेट करता है, ऐसे कि लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ क्या होता है, सर्कुलेट करता है। और ये भी पंप किया जाता है किसके, हार्ट के ही थ्रू। ठीक है, इंजाइम्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चीज़ों को साइज़ का छोटा करते हैं, चीज़ों के साइज़ को छोटा करते हैं, यानी ब्रेक डाउन का काम करते हैं। हम लोग खाना जो खाते हैं हज़म होता है तो वो इंजाइम का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, ये पार्टिकल साइज़ को तोड़ने का काम करते हैं। और लाइसोसोम के अंदर भी क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के। हार्मोन क्या होते हैं, ये भी कुछ केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में इनको छोड़ दिया जाता है ब्रेन के मतलब इंडिकेशन पे, तो वो हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लिम्फ ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या क्या होती है, एक होता है लिम्फ हो गया, ठीक है, एक होता है लिम्फ वेसल्स जिसमें वो बहता है, एक होता है लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड क्या होता है कि जैसे टिश्यू के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, कुछ फ्लूइड हैं टिश्यूज़ या सेल के बीच में, तो वहाँ पे जमा हो रहे हैं वो, तो उनको क्या करता है, खींच लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आगे उसको फ्लो करा देता है। इस तरीके से इसका क्या है, रोटेशन चलता रहता है लिम्फ का। लिम्फ का एक काम यह भी होता है कि जो बैक्टीरिया या वायरसेस या माइक्रोब्स आ जाते हैं हमारे टिश्यूज़ के पास, तो उनको क्या करता है, ये खा जाता है, किल कर देता है लिम्फ। इसके अंदर होते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लिम्फ ग्लैंड्स को किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, इसको लिम्फ नोड भी कहा जाता है। बोन मैरो क्या है, बोन मैरो वो जगह है जो हमारी हड्डियों के अंदर होता है जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो समझ लीजिए कि ये ब्लड की फैक्ट्री, इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
नोट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये करें इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिम्फेटिक सिस्टम का एक फंक्शन नहीं है। अभी मैंने बताया कुछ फंक्शन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड लेके आया तो अब बीच में मीडिएटर का काम करता है ये कि ब्लड से लिया और लाके हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये इंटेस्टाइन के अंदर फैट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड स्ट्रीम में लाता है, फिर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लाके छोड़ दिया जाता है इसको। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए सेल के अंदर प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, यानी प्रोटीन बनते हैं। अब वहाँ से कौन लेके जाता है इसको ब्लड के पास, तो वो भी कौन करता है, लिम्फ का काम करता है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा एक फंक्शन है जो लिम्फेटिक सिस्टम का नहीं है, तो ये ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का काम लिम्फेटिक सिस्टम का नहीं है, बल्कि वो दूसरे फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द स्पेस बिटवीन लंग्स वेयर हार्ट इज़ प्रेजेंट कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि दो हमारे जो लंग्स हैं, तो दोनों लंग्स के बीच में एक जगह होती है खाली, ठीक है। आप देखोगे ऐसे होता है, मान लीजिए ये ऐसे, फिर यहाँ पे एक लंग्स हो गया, फिर यहाँ बीच में जगह खाली है, फिर एक लंग्स इधर हो गया। तो ये दोनों लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे इसी के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हार्ट हमारा क्या है, रखा हुआ है, लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम नहीं, स्टर्नम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है। स्टर्नम क्या है, ये जो हमारे रिब्स होते हैं, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, तो जिससे ये पसलियाँ जुड़ी रहती हैं बीच में, मान लो इधर से भी पसली आ रही है, इधर से भी पसली आ रही है, बीच में जो हड्डी रहती है जिस पे ये पसलियाँ दोनों साइड से आके जुड़ती हैं, उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। कार्डियक नोच क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हमारा लंग्स है, एक इधर साइड का, एक इधर साइड का, इधर वाला होता है लेफ्ट, इधर वाला होता है राइट। तो लेफ्ट साइड के नीचे साइड में जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, ये वाला जो लंग्स होता है थोड़ा सा अंदर की साइड में दबा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अंदर साइड में दबा होता है, तो वहाँ पे हमारा हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक नोच। नोच का मतलब होता है गड्ढा, तो कार्डियक के लिए जो गड्ढा बना हुआ है हमारे लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं कार्डियक नोच। और प्लेरा क्या होता है, ये प्लेरा नहीं है, प्ल्यूरा है, PLEUR है, प्ल्यूरा। प्ल्यूरा क्या होता है, जो हमारा मतलब लंग्स होते हैं उसके बाहर की जो वॉल्स होती हैं उसको बोलते हैं प्ल्यूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ हार्ट वॉल्स। ये कह रहे हैं कि हमारे जो हार्ट्स होते हैं उसके कई सारे लेयर होते हैं, ठीक है। हमारा हार्ट है तो ये नहीं कि एक ही पतली सी लेयर सी बन गया और बीच में खाली जगह जो पंप हो रही है वहाँ से, तो नहीं कह रहे कि इसका एक वॉल है, ठीक है। अब वो 3 लेयर में होता है, तो ये कह रहे हैं कि इनमें से यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक हार्ट का लेयर नहीं है। तो एक होता है पेरिकार्डियम, जो कि हमारा अंदर साइड से देखें, जैसे हार्ट में जो अंदर साइड से देखेंगे तो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियम। फिर बीच में जो लेयर होती है मायोकार्डियम, और बाहर साइड में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये तीनों तो क्या है, इसके लेयर हो गए। जो पाया मैटर है ये इसका हमारे हार्ट्स के वॉल का एक लेयर नहीं है। ये पाया मैटर क्या होता है, ये मेनिंजिस का एक पार्ट है। मेनिंजिस क्या होते हैं, जो हमारा ब्रेन को कवर करता है, एक हमारा ब्रेन है तो एक अंदर में होता है, उसको कवर करता है, एक पूरी एक ऐसी मतलब समझ लीजिए झिल्ली होती है, एक प्लाज्मा होता है जिसको कवर करने का काम करता है, उसको बोलते हैं मेनिंजिस। तो कई पार्ट में वो भी होता है, जैसे ये 3 पार्ट में है, ऐसे ही जो मेनिंजिस जो एक वॉल है, या समझ लीजिए एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जो ब्रेन को कवर करके रखती है, तो वो भी क्या है 3 पार्ट में होता है। एक होता है पाया मैटर, एक होता है अरेकिनोइड मैटर, एक होता है ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, पाया मैटर। ये तीनों इसके क्या है, पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, देयर आर चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ ह्यूमन्स। ये कह रहे हैं जो ह्यूमन्स के हार्ट होते हैं इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर मतलब अलग अलग खाने छोटे छोटे, ठीक है। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग 4 चैम्बर बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, C 4। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज। ये कह रहे हैं मिट्रल वॉल्व जो है वो किस नाम से और जाना जाता है। आपको मालूम होगा कि हमारे जो हार्ट है उसके अंदर 4 वॉल्व भी होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है पल्मोनरी वॉल्व, एक होता है एरोटिक वॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एक हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है, ये कहाँ पे होता है, आप अगर इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
की, ठीक है। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट हमारा कैसे काम करता है, कहाँ से इम्पल्सेस निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे, मतलब पूरा सिस्टम मैंने समझाया है, उसको जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इतना बताता हूँ कि 4 वॉल्व्स होते हैं। एक होता है उसमें बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व को हम दूसरा, उसका नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। आंसर हमारा क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज। ये कह रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रैक्शन करता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ता है, फिर खुलता है, रिलैक्स होता है। तो ये एक मतलब रिद्म में होता है। रिद्म क्या है कि एक बैलेंस में होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक सब बराबर लय में चल रहा है। लेकिन मैं अगर इसी को ऐसे बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसमें क्या है, एक आपको रिद्म नहीं दिख रहा है, एक बैलेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो हार्ट हमारा होता है, कभी सिकुड़ता है, कभी रिलैक्स करता है, तो उनके बीच में जो टाइम की गैपिंग होती है वो एक बराबर रहती है। मान लीजिए अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें, ठीक है, सिकुड़ा, फिर उसके बाद रिलैक्स हुआ, फिर अब कितनी देर के बाद वो हो रहा है, हर 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में एक टाइम अगर वो बराबर रह रहा है तो कहेंगे उसको रिदमिक। और अगर टाइम वो चेंज हो जा रहा है, किसी में 5 सेकेंड के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी 10 सेकेंड के बाद, कभी 15 सेकेंड के बाद, कभी 2 सेकेंड के बाद, तो कहेंगे इर्रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हमारे हार्ट का, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। और इम्पल्सेस क्या है, जो हमारा एवी नोड या ऐसे नोड है, ऐसे नोड या एवी नोड, वो कुछ इलेक्ट्रिकल करंट रिलीज करता है, उसी को बोलते हैं इम्पल्सेस, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स जनरेटेड इन हार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे हार्ट के अंदर कुछ इम्पल्सेस रिलीज होते हैं, यानी उसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, जो जनरेट होता है हमारे हार्ट के अंदर एवी नोड के ज़रिए से या ऐसे नोड के ज़रिए से, उसको हम बॉडी के सरफेस पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, ठीक है। उसको नापते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट नहीं, उसको बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी। आंसर हमारा बी। बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम। तो क्वेश्चन हमारा 49 है, स्फिग्नोमैनोमीटर इज अ एपरेटस यूज्ड फॉर। ये कह रहे हैं स्फिग्नोमैनोमीटर एक एपरेटस है, यानी एक मशीन है, समझ लीजिए एक एपरेटस है, एक मशीन है। तो ये किस काम के लिए यूज़ होता है, तो शुगर चेकअप के लिए नहीं, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए नहीं, बीपी रिकॉर्डिंग के लिए। किसके लिए, आंसर हमारा क्या है, बीपी हमारी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये एक तरीके की मशीन है, ये पूरा एक सेटअप है, ठीक है। और ये इससे क्या नापा जाता है, ब्लड प्रेशर, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 और जो लास्ट है इस वीडियो की, वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ थिकेस्ट वॉल इन हार्ट। ये कह रहे हैं हमारे हार्ट में कई सारे जो पूरा हार्ट उसके मसल्स हैं, तो उसमें 4 चेम्बर अलग अलग, तो हर चेम्बर के मसल्स एक जैसे नहीं है, ठीक है। किसी में मोटा है, किसी में पतला है, किसी का काम ज़्यादा पावरफुल है, किसी को ज़्यादा अपना जोर लगाना है, ज़्यादा फोर्स लगाना है, तो किसी का मोटा होगा उसका, किसी को कम फोर्स लगाना है तो उसके जो मसल्स होंगे यानी उसकी जो वॉल्स होंगी पतली होंगी वो। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा होता है जो सबसे थिकेस्ट यानी मोटा होता है। तो अब आपको मालूम है 4 चेम्बर होते हैं, एक होता है ऊपर जो दोनों होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम, एक राइट में एट्रियम हो गया, एक लेफ्ट में एट्रियम हो गया। अब जो नीचे 2 चेम्बर होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, तो एक लेफ्ट में हो जाएगा, इधर राइट में हो गया, इधर लेफ्ट में हो गया, ठीक है। तो इधर जो लेफ्ट वाला होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मतलब मजबूत होता है, वो सबसे थिकेस्ट यानी मोटा होता है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करना रहता है, पंप करना रहता है, इसको ज़्यादा फोर्स लगाना है, तो ठीक है। तो वो कौन सा होता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी टाइमिंग बताएं क्या हो रहा है, 12:37 हो रहे हैं,
समझ रहे, 12:37 रात में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब सोचिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो आपको भी तो कुछ, आपका भी तो हक बनता है ना। इट्स योर राइट, इट्स योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दी वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ आप या हमको सजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। बेस्ट याद करिए, जाइए, बेस्ट ऑफ लक, जाइए याद करिए और पेपर दीजिए।